हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th क्लास का। आज जो 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य लिख आएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, ये सेक्शन ए हमारा भौतिक विज्ञान है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए, ये वाट होता है। वेग परिवर्तन की दर कहलाती है? त्वरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, तो बी ऑप्शन सही आंसर है। पांचवा है, अभिकथन क्या है? हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक बात कह रहे हैं। विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये भी ठीक है। तो एक कारण भी ठीक है, उसका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो उसकी व्याख्या भी करता है। क्योंकि जो सूर्य है उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के, इसलिए ए जो है वो राइट आंसर है पाँचवें का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छठा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दे रखा है। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, यानी 16 मीटर दूरी हो गई और 4 सेकंड टाइम हो गया, समय हो गया। और पुनः 16 मीटर की दूरी, उतनी ही दूरी वो 6 सेकंड में तय करते हैं। यानी फर्स्ट टाइम ने उसने 4 सेकंड में की, दूसरी बार उसने 6 सेकंड में की। तो पूछा है औसत चाल क्या होगी। देखिए, पहले तो हम दूरी और समय को टोटल कर लेंगे। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है 16 + 16 = 32 मीटर। लिया गया कुल समय हो गया 4 सेकंड + 6 सेकंड 10 सेकंड हो गया। फिर औसत चाल का फार्मूला लगा लेंगे। तय की गई कुल दूरी बटे में लिया गया समय। तय की गई कुल दूरी हमारी आ गई 32 मीटर। लिया गया समय हमारा गया 10 सेकंड, तो ये हमारा आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। तो 3.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण दीजिए। गतिज ऊर्जा देखिए, किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे नाम है गतिज, तो गति के कारण जो ऊर्जा होगी किसी भी वस्तु के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल है, कोई भी चीज़ जो चल रही है, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, कोई भी साइकिल चला रहा है, हम चल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं, हवाई जहाज जा रहा है, कोई भी चिड़िया उड़ रही है, कुछ भी जो है मूवमेंट गति में है, वो उस सब में गतिज ऊर्जा होती है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला आठवां फिर न्यूमेरिकल है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम है। 6 मीटर की ऊंचाई तक उठा गया, यानी हाइट विस्थापन कितना हो गया? 6 मीटर हो गया। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करना है। तो देखिए, यहाँ m दे रखा है और ऊर्जा निकालनी है, तो और g का मान भी दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर। तो इसमें ऊर्जा निकालिए ना, स्थिर ऊर्जा निकलेगी। m है, g है और h है, तीनों चीज़ें। तो स्थिर ऊर्जा का फार्मूला लग जाएगा mgh। m है 10 kg और g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर है, और h यहाँ ऊंचाई है 6 मीटर। तो 9.8 का हम पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा देंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा। 98 की 98 की 6 से गुना करेंगे तो हमारा 588 जूल आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, या तो आपको ये वाला भी न्यूमेरिकल करना है, वो कर कीजिए, या आप इसका इंटरनल चॉइस में दे रखा है, या तो ये कीजिए, जो आपको आसान लगे वो करना है। इसमें क्या है, एक विद्युत हीटर की शक्ति 1500 वाट है, यानी शक्ति दे रखी P = 1500 वाट, समय 10 घंटे, T 10 घंटे। तो ऊर्जा निकालनी है, तो W निकालना है। तो P का फार्मूला क्या होता है? P = W/T। तो W क्या हो जाएगा? P × T। तो 1500 वाट × 10 घंटे हो जाएगा 15,000 वाट घंटे। इसको हम किलो वाट घंटे में बदल लेते हैं। 15,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 किलो वाट घंटा आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ईजी न्यूमेरिकल है। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती तो पीछे की ओर हो जाते हैं। देखिए, इसमें वो है जड़ता वाला नियम लगेगा, यानी कि पहला नियम लगता है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो क्या होगा? बस चल रही है और अचानक रुक गई, ब्रेक लग गई, तो जो बस के साथ साथ जो सीट भी होती है, बस की सीट जिस पर हम बैठे होते हैं, वो सीट भी विराम अवस्था में आ जाएगी। लेकिन जो हमारा शरीर है, सीट से ऊपर जहाँ हम बैठे हैं उससे ऊपर वाला जो हमारा शरीर है, वो जड़ता के कारण गतिज अवस्था में बना रहता है, उसमें बने रहने की कोशिश करता है। इसलिए हम
क्या है, गति में रहेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे की ओर झुक जाता है। लेकिन जब बस विराम अवस्था से चलती है, गतिशील होती है, अचानक चलती है, तब हमारे जो पैर होते हैं वो बस के फर्श के संपर्क में होते हैं। और अब बस गतिशील हो गई है तो हमारे पैर भी जो हैं गतिशील हो गई हैं। लेकिन हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो विराम अवस्था में रहना चाहता है, जड़त्व के कारण गति का विरोध करता है, इसलिए जो है हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये भी पहले नियम के अकॉर्डिंग है, इंटरनल चॉइस में दे रखा है, या तो आप ये करो या आप ये करो। इसमें क्या होता है, जब हम किसी छड़ी से दरी को पीटते हैं तो जो दरी है उस पर बल लगता है, हम छड़ी से बल लगाते हैं तो वो जो है वो गति में आ जाती है, दरी वो अपने स्थान से हिल जाती है। लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, वो गति का विरोध करते हैं। तो दरी तो एक तरफ से खिसक गई और वो धूल के कण वहीं रहते हैं, तो वो वहीं रहने के कारण जो है नीचे गिर जाते हैं और दरी में से धूल निकल जाती है। तो इसमें भी जड़त्व के कारण ही है, न्यूटन के पहले नियम के कारण ही है, गति का पहला नियम उसके वो उसी के प्रिंसिपल ये पर ये डिपेंड है। तो ये हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन है, आवर्ती और आवर्तकाल की परिभाषा देनी है। आवर्ती क्या होती है, एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसे न्यू से लिखते हैं और इसका मात्रक हर्ट्स होता है, और न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। टी यहाँ पर न्यू जो है आवर्ती है, टी यहाँ पर जो समय है आवर्तकाल है। आवर्तकाल की परिभाषा क्या है, एक संपूर्ण दोलन को पूरा करने में लगे समय को ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे बड़े टी से लिखते हैं, इसका SI मात्रक सेकंड होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 11वां क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का है। तो ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, पहले न्यूमेरिकल दे रखा है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर होती है वर्टिकल, ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। परिकलन करना है। देखिए क्या क्या पूछ रखा है, अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक कि गेंद पहुँचे, हमें ऊंचाई निकालनी है, यानी कि दूरी उसने कितनी तय की है, और समय निकालना है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में उसने कुल कितना समय लिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यू दे रखा 49 मीटर प्रति सेकंड, यानी इंटरनल जो वेलोसिटी है वो हो गई भाई यू इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड हो गया। और जो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है वो हो गया, प्रारंभिक वेग तो था यू और अंतिम वेग है v इज इक्वल टू 0। जी का मान हम क्या लेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर। और माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जो है दिशा में ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर आती तो प्लस में होता, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान जो है माइनस में लिया गया है। और एच निकालना है, एच कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है। इसमें फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2GH। वी स्क्वेयर, वी हमारा 0 है तो 0 स्क्वेयर हो जाएगा, यू 49 है, 49 है, उसका स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 2, और जी हमारा 9 माइनस 9.8 एच है 8 है, और एच हमारे निकालना है। तो 0 हो गया, इसका स्क्वेयर कर लिया और इसकी गुणा हो गई, 49 का स्क्वेयर 24, 2401 हो गया माइनस में, और ये 9.8 की 2 से कर दी तो 19.6 हो गया। तो 19.6 एच आ गया तो 2401 इधर हो गया। तो एच निकालेंगे तो 2401 को 19.6 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा 122.5 मीटर जो है एच आ जाता है, विस्थापन आ जाता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई टाइम निकालना है, वो वापस आई तो कितना लगा। पहले तो एक तरफ का निकलेगा, ऊपर भी गया और नीचे भी आया, तो ऊपर जाने का और नीचे जाने का समय एक जैसा होता तो क्या निकालेंगे। इसमें फार्मूला लगाएंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस AT। वी 0 होता है, यू हमारा 49 है, और जी माइनस दे रखा -9.8 जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर है। टी निकालना है, तो 9.8 टी इजिकल टू 49 हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो 49 हो गया। टी की वैल्यू निकालेंगे तो 49/9.8, 9.8 को पॉइंट हटाने के लिए 10 लगा देंगे तो ये 10 है। तो 49 से कम 49, 49 दूनी 98, तो 2×5 = 10, 5 सेकेंड आ जाएगा। ये तो एक तरफ का है, ऊपर गया, लेकिन नीचे आने के लिए 5 सेकेंड और लगेंगे तो 10 सेकेंड हो जाएगा टोटल टाइम इसका, ये 10 सेकेंड हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी भाग है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व क्या है।
ये जो बल है पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इसी के कारण होती है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है वो भी इसी के कारण होती है। चंद्रमा तो सूर्य के कारण जो है ज्वार भाटा वो भी इसी के कारण होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। या तो आपको ये करना है या इंटर चॉइस में ये दे रखा है। एक कार किसी पहाड़ी से गिरकर 0.5 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाती है। ऊपर से कोई कार है वो पहाड़ी से गिरी और इतनी देर में पृथ्वी पर आ गई। जी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना। क्या निकलना है? पृथ्वी पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी? जब वो नीचे टकराई है तो उसकी चाल पूछी है क्या होगी? 0.5 सेकंड में गिरी है तो टी 0.5 सेकंड है। प्रारंभिक वेग है 0 है। शुरू में तो वो विराम अवस्था में ही थी इसलिए 0 है। त्वरण दे रखा है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का जो त्वरण है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? जी को हम त्वरण मानते हैं, त्वरण होता है तो ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अधोमुखी है, अधोमुखी माने ये नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आता है। प्लस लेंगे हम इसको। चाल क्या होगी? फार्मूला क्या लगाएंगे? बी इजिकल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। यू 0 है और ए टी क्या है? ए है जी के बराबर, तो ये 10 मीटर हो जाएगा ए। और टी हमारा 0.5 सेकंड दे रखा है तो 0.5 को पॉइंट हटाने के नीचे 10 लगा देंगे। 10 से 10 कट जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी चाल। यानी कि जब वो धरती पर गिरी, पृथ्वी से टकराई तो उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड थी। 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही थी। उस चाल पूछ रहे हैं। उस चाल का क्या फार्मूला होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक तो हमारी 0 है और अंतिम आ गई है 5 मीटर, तो दोनों को जोड़ने से 5/2 हो गया और 2.5 मीटर आ गया। 2.5 मीटर पर सेकंड। औसत चाल क्या आ गई? 2.5 मीटर पर सेकंड। फिर है तय की गई दूरी निकालनी है। पृथ्वी से पहाड़ी कितनी ऊंचाई पर है निकालनी है ऊंचाई। इसके लिए क्या करना है? तय की गई दूरी ऊंचाई बराबर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फार्मूला लग जाएगा। और फिर इसमें देखिए जो है u हमारा 0 है तो यू टी वाला जो है वो 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर रह जाएगा। बस हाफ हमारा हो गया और ए हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वेयर हो गया और टी का स्क्वायर तो 0.5 हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं कट जाएंगे। 10-10 पॉइंट हटाने के लिए 10-10 नीचे लगा देंगे तो ये कटा के हमारा आ जाएगा 1.25 मीटर। इस तरह से ये तीनों इसके तीनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी है किसी वस्तु के द्रव्यमान भार में क्या अंतर है? देखिए द्रव्यमान भार में क्या होता है? द्रव्यमान होता है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो जो पदार्थ के अंदर होता है उसको द्रव्यमान बोलेंगे। और भार क्या? वह बल है जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उस पर जो खिंचाव लगता है वो बल होता है, वो भार होता है। भार द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापते हैं और इसको न्यूटन में मापते हैं। द्रव्यमान का मान स्थिर रहता है, जगह बदलने पर, स्थान बदलने पर इसका मान नहीं बदलता। लेकिन जो भार है उसका मान जो स्थिर नहीं रहता, जगह बदल लेने पर जो है इसका मान बदल जाता है। और इसको भौतिक तुलना द्वारा मापते हैं द्रव्यमान को, और इसको कमानीदार तुलना द्वारा मापते हैं। और जो ये द्रव्यमान अदिश राशि होती है और ये भार जो है सदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो है इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन जो भार है उसका मान शून्य होता है। कब होता है? जब वे पृथ्वी के केंद्र पे होंगे, जब भार का जो मान है वो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है, रसायन विज्ञान। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, सबको पता होगा बच्चों को। 300 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैसीय या भाप के रूप में होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पौधों की वृद्धि भी रासायनिक है, खाना पकाना भी रासायनिक, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक। तो सभी डी ऑप्शन सही है, इसका सभी आ जाएगा। अगला देखिए अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, ठीक कह रहे हैं। दूसरा है साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी ठीक है और उसका सही कारण भी है। तो ये ए वाला राइट आंसर हो गया। अभिकथन ए व आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं?
कप की अपेक्षा जो प्लेट का सतह क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, और सतह क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तो इसमें जो हम चाय या गर्म जो भी चीज़ डालते हैं वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और इसलिए जल्दी ठंडी होने के कारण हम उसको जल्दी पी लेते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हमें प्रतीक पता होना चाहिए। प्रतीक क्या है? कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, क्लोरीन से के लिए क्लोराइड के लिए क्लोरीन लिखेंगे Cl। फिर हमें इसकी परमाणु संख्या पता होना चाहिए कितनी है, 20 होती है, तो इसकी संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। 2 8 8 2 बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। क्लोरीन है ये, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। तो इनके आर पार गुणा करेंगे तो CaCl2 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? सोडियम सल्फाइड। इसी तरह इसका कर लेते हैं। सोडियम और सल्फर से सल्फाइड बना, तो सोडियम और सल्फर का प्रतीक लिख लेते हैं, सोडियम Na, सल्फर S। अब सोडियम की परमाणु संख्या 11, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, तो बाहर वाले कोश में 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई, वो हम इसके सोडियम के नीचे लिख लेंगे। सल्फर देखिए 16 नंबर पे है, 2 8 6, तो उसकी जो है बाहर वाले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसकी संयोजकता जो हो गई 2 हो जाएगी, तो ये आर पार गुणा कर लेंगे, इनकी संयोजकता लिखिए तो Na2S हो जाएगा। कोलाइड तथा विलन में क्या अंतर है? देखिए कोलाइड और विलन में अंतर देख लीजिए। कोलाइड कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, और विलन जो होता है सममांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का भी आकार छोटा होता है और ये प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन जो विलन के कण हैं वो इससे कोलाइड के कणों से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी इनका व्यास जो है कम होता है आकार। और जो कोलाइड के कण हैं वो टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, लेकिन जो विलन के कण हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते। और कोलाइड कण के जो कणों को इनको अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन जो है विलन के जो कण हैं उनको अलग करने के लिए छानने की विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। छानने द्वारा वो अलग नहीं होते हैं। और इनका उदाहरण है कोहरा, बादल हो गया कोलाइड का, दूध, और इसका हो गया भाई नमकीन पानी, मीठा पानी, सोडा जल आदि, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पदार्थों के मोल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे एथाइन दे रखा है, एथाइन का जो फार्मूला C2H2 है। अब देखिए C2H2 का दर्शाने के लिए 2 हमारे पास कार्बन है, तो 2 हम आगे लिख लेंगे गुणा, और कार्बन का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो 12 जी होता है, तो 2 गुणा 12 हो जाएगा। प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिख लेंगे। गुणा में हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम होता है, तो इसको गुणा में 1 ग्राम हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 ग्राम, प्लस 2 एकम 2 ग्राम, तो टोटल हो जाएगा 26 ग्राम। इसी तरह HCl का भी निकाल लेंगे, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है, और हाइड्रोजन भी 1 ही है, तो 1 हो जाएगा 1 गुणा 1 ग्राम। प्लस इसी तरह जो क्लोरीन है वो भी 1 है, परमाणु क्लोरीन का 1 परमाणु है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 35.5 है, तो 35.5 की 1 से गुणा करेंगे तो 35.5 है आएगा, और 1 ग्राम जुड़ेगा तो ये 36.5 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 21वां सवाल देखिए। उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 7 14। इसमें देखिए परमाणु संख्या तो समान है, जो नीचे 6 6 लिख रखा है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में अंतर आ रहा है। द्रव्यमान संख्या में अंतर है तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या में भी अंतर है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई है। अगला जो है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, यानी जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं, तो अगर उनका हम जोड़ कर लेते हैं तो उनका जोड़ किसके बराबर आएगा? परमाणु के द्रव्यमान के बराबर आ जाता है, उसको हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। एल्यूमिनियम जैसे उदाहरण दे रखे हैं, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान मान लीजिए 27 U है, तो उसके नाभिक में 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 13 और 14 जोड़ देंगे तो 27 ये द्रव्यमान संख्या आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण देखिए। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कार्बन का है 6 परमाणु संख्या, तो 2 4 हो जाएगा। सोडियम की जो है 11 है, तो इसलिए इसका 2 8 1 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं तो हमें परमाणु संख्या, उसका प्रतीक, नाम और भाई इलेक्ट्रॉनों का वितरण और संयोजकता निकालने आने चाहिए, और फिर बाद में फार्मूले भी निकालने आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, या तो आपको ये करना है, ये इसके 2 भाग दे रखे हैं, ए और बी। ए में दे रखे हैं ये उदाहरण के साथ समस्थानिक और द्रव्यमान संख्या, और इसमें दे रखे हैं कार्बन और सोडियम के परमाणु की। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप तो या तो वो वाले करने हैं या ये वाला करना है। देखिए इसको भी, ये भी बिल्कुल इजी है। जिसने 1 से 20 तक प्रतीक द्रव्यमान संख्या करी है, परमाणु संख्या की है, उसके लिए बहुत ईजी है। देखो पहला सोल्व करते हैं। पहले में दे रखी परमाणु संख्या 9, परमाणु संख्या 9 दे रखी है। द्रव्यमान संख्या 19 दे रखी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने बताने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं। अब ये ध्यान रखना, जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु की संख्या उतनी होती है। देखो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 9 है, तो परमाणु की संख्या भी 9 होती है। अब जैसे ये उदासीन है, प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए। न्यूट्रॉनों की संख्या का कॉलम खाली है, जैसे कि हमें अब पता है इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 19 है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें से हमें प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 10। 19 में से 9 गया 10, इसलिए 10 आ जाएगा। अगला देखिए दूसरा, परमाणु संख्या 16 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16। देखिए परमाणु संख्या से हमें क्या क्या पता चल जाता है। परमाणु संख्या से हमें पता चलता है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 16। जितने प्रोटॉन, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 16 प्रोटॉन है तो 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, तो हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान संख्या। अभी हमने जो है द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसलिए देखो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 16, प्रोटॉन हो गए 16 और न्यूट्रॉन भी हो गए 16, तो 32 हो गया। अगला देखिए 24 द्रव्यमान संख्या दे रखी है, और भाई प्रोटॉन दे रखे हैं 12 और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं, परमाणु की संख्या दे रखी है, परमाणु संख्या, इसका मतलब क्या है, 12 ही परमाणु संख्या है, तो 12 आ जाएगा। पहले वाले कॉलम में परमाणु संख्या वाले में 12 आ जाएगा। अब ये देखिए, अब न्यूट्रॉन निकालने हैं। अब हमें पता है न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। द्रव्यमान संख्या में से हम प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या हमारी 24 है, प्रोटॉनों की जो परमाणुओं की संख्या प्रोटॉनों की है वो 12 है, तो 24 में से 12 गए, 12 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला वो देखिए, इसमें एटॉमिक परमाणु संख्या 1 दे रखी है। 1 पे कौन होता है, हाइड्रोजन, और मास, उसका मास जो द्रव्यमान संख्या वो 2 दे रखा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या है, वो भी 1 ही है। जो परमाणु संख्या अगर 1 है, यानी परमाणु संख्या 1 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 ही होगी। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही है। इस तरह से हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें उसकी संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉन 0 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या भी 1 है। तो 1 वाला कौन होता है, वो हाइड्रोजन होता है। जिसकी परमाणु संख्या 1, वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, तो इस तरह से द्रव्यमान में से हम प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। 1 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन अपने आप 0 आ जाते हैं। और लास्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने होते हैं, 1 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। न्यूट्रॉन 0, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 हो गया, और प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। मास नंबर 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया, 0 ही बच गया।
अब अगला सेक्शन आ गया हमारा जीव विज्ञान। सेक्शन जी, पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? पेशीय ऊतक आ जाएगा इसका आंसर। कि इस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका खोजी रॉबर्ट हुक ने की, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से खरपतवार है, गोखरू, जैंथियम हो गया, गाजर घास, पार्थेनियम, मोथा, साइप्रस, रोटंडन। तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं, खरपतवार हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 26वां क्वेश्चन देखिए, अभिकथन क्या कह रहा है? कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। ये ठीक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिका को बना होता है, ये भी ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। अभिकथन ए व कारण आर दोनों सत्य है तथा कारण आर विलन ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपको चित्र बना लेना है, बिल्कुल ईजी है। ये थोड़ा बड़ा बना लेना, मैंने तो छोटा बनाया है। तो इसकी बाउंड्री खींच लेंगे बाहर से। ये कोशिका झिल्ली होती है। फिर इसके अंदर हमने दिखाया क्या क्या है। सबसे पहले मैंने केंद्रक दिखाया है, केंद्रक में अंदर क्रोमेटिन दिखा दिया, न्यूक्लियोलस दिखा दिया। ये एक तरफ है, न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है। केंद्रिका झिल्ली हो जाती है। केंद्रक के साथ जो है ये अंतर्द्रव्य जालिका होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि SCR और RER होती हैं। ये देखिए ये अंदर जा रही हैं। RER जो अंतर्द्रव्य जालिका है, RER इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं इसलिए खुरदरी होती है। SCR इसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते इसलिए चिकनी होती है। गोल जीवकण दिखा रखा है, तारक केंद्र दिखा रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, लाइसोसोम है, ये राइबोसोम है। ये इस तरह से आप बना देना अच्छे से, बिल्कुल आसान है, आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के मुख्य कार्य लिखने हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये जो कोशिका के घटकों को, जो कोशिका के अंदर घटक होते हैं उनको बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, या कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों को गति को भी रोकती है। तो ये इसके प्लाज्मा झिल्ली के कार्य हैं कि ये कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस होते हैं, कुछ सिलेक्टेड को ही अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है। तो इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के में 3 अंतर बताने हैं और एक दे रखा है अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के लाभ। ये दोनों देख लेते हैं अब। क्वेश्चन जो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो कोशिका भित्ति होती है बहुत पतली होती है और कोशिका कोलेन्काइमा की कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है। इसकी मोटी तो है लेकिन किसके कारण है, लिग्निन के कारण है। दूसरा, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और जो है पैक्टिन की बनी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो है बनी होती है लिग्निन की। तीसरा है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसकी भी जो है कोलेन्काइमा की भी कोशिका जीवित होती हैं लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। अगला है, पैरेन्काइमा में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत खाली रिक्त स्थान होता है। कोलेन्काइमा इससे और भी कम होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में ये जो रिक्त स्थान है ये नहीं होता। अगला है, 5वां पॉइंट है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है ये। और ये कोलेन्काइमा जहाँ जो पौधे की जो लचीले भाग होते हैं, लचीलापन जो लाता है वो यही लेकर आता है कोलेन्काइमा। और इसमें यह तने में, सेमन बंडल के समीप, पत्ती में, शिराओं में तथा बीजों में और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। जो पैरेन्काइमा होता है वो भोजन का भंडारण करने में सहायता करता है। कोलेन्काइमा होता है वो लचीलापन लाता है और पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। और जो इसमें जो ये स्क्लेरेन्काइमा है ये है सेमन बंडल के समीप, ये हो गया। यह पौधों के भागों को मजबूत बनाता है। इसका काम क्या है, पौधों के भागों को मजबूत बनाना। इस तरह से आप ये अंतर लिख सकते हैं। अंतरा फसलीकरण देखिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ, मतलब एक से ज़्यादा फसल है और वो एक साथ एक खेत में उगानी है
और एक पैटर्न में उगानी है। जैसे सोयाबीन और मक्का है। अब अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, पहले मान लीजिए सोयाबीन लगा दी, फिर 2-3 वो छोड़ के खेत में, तो वहाँ अगली फसल लगा दी। इस तरह से एक फसल सोयाबीन की हो जाएगी, एक लाइन, 1 या 2 लाइन सोयाबीन की फसल की हो जाएंगी अगली, फिर उससे अगली 2 लाइन जो हैं मक्का की हो जाएगी। इस तरह अल्टरनेट उस पर लगाते हैं, इसी को अंतरा फसलीकरण बोलते हैं। इसके क्या लाभ हैं? कीट और रोग नियंत्रण में सहायता हो जाती है। कैसे होती है? एक फसल में लगने वाले कीट जो है सारी फसल को खराब नहीं कर पाते, और ये प्राकृतिक नियंत्रण को भी क्या करती हैं, प्राकृतिक में जो इम्बैलेंस बिगड़ा हो उसको भी नियंत्रित करती हैं ये वाली। पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग होता है, वहाँ पर पोषक तत्व बहुत खाए जाते हैं, सॉरी खाई नहीं जाती, पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग होता है इसमें अंतरा फसलीकरण में। यानी कि मिट्टी में बहुत अलग अलग पौधे हो गए, अलग अलग पौधे होने से उनकी पौधे जो जड़ें होती हैं अलग अलग जगह तक जाती हैं, तो वो अलग अलग पौधों को अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, तो अलग अलग पोषक तत्व उनको सही मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। अगर एक ही फसल उगाते हैं तो सभी को एक तरह का पोषक तत्व चाहिए, और एक तरह का पोषक तत्व होने के कारण जो मिट्टी में है वो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, कमी हो जाती है। खरपतवार में भी कमी आती है। ये बहुत मतलब सघन खेती होती है, घनी होती है, तो ये जो खरपतवार है वो उग नहीं पाते हैं, उन्हें पानी और ये नहीं मिल पाता है, जगह भी नहीं मिल पाती है पनपने की। आय की सुरक्षा हो जाती है। जब एक फसल, मान लीजिए एक फसल किसी न किसी कारण से ख़राब हो गई है, तो दूसरी फसल मिलने की उम्मीद रहती है किसानों को, तो ये आमदनी का भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, मतलब ये तो हो गया हमारा अंतरा फसलीकरण। फसल चक्रण का भी क्या होता है, फसलों को अदल बदल बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे कि अब धान बो दिया, अगली बार धान कटने के बाद गेहूँ बो दिया, गेहूँ कटने के बाद मूंग बो दिया, अलग अलग। मिट्टी, इसमें क्या होता है, ये मिट्टी की उर्वरता और उर्वर क्षमता को बनाए रखता है। जैसे दलहनी फसलें होती हैं, मूंग चना होती हैं, ये अगर इसको अनाज के बाद उगाते देते हैं तो इसमें नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो मिट्टी में बहुत प्रचुर मात्रा में आ जाता है। दूसरा है कीटों के चक्कर को तोड़ना। लगातार एक अगर फसल उगाते हैं तो उसमें वो जो कीट है वो अपना डेरा बसा लेते हैं, और लेकिन जब फसल बदल बदल कर बोते हैं तो वो चक्कर टूट जाता है। अगली बार नई फसल आ रही है तो वो जो कीट है वो उसको आक्रमण नहीं कर पाता, जिससे कीटनाशकों पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उनका भी खर्च कम होता है। अगला है मिट्टी का क्षरण कम होना। अलग अलग जड़ों वाली फसलें जो है मिट्टी की संरचना को मजबूत और उपजाऊ बनाए रखती हैं। सघनता व अधिक उत्पादन। उचित फसल से एक वर्ष में 2 या 3, उचित फसल चक्र से हम एक वर्ष में 2 या 3 जो है गुना अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो ये अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के लगभग एक जैसे लाभ हैं, आप अच्छे से लिख दोगे, याद कर लेना, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। पशुपालन के लाभ देखिए, पशुपालन को हम क्यों पालते हैं? दूध, मांस, अंडों के लिए, और ताकि उनको बेचकर किसान की आमदनी हो सके। दूसरा है पशुओं का उपयोग हम खेत में, खेत जोतने में, बोझा ढोने में भी करते हैं, परिवहन के रूप में भी किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो जैविक खाद और पोषण के लिए। पशुओं के गोबर व मूत्र से उच्च गुणवत्ता वाला जो है खाद बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा पशुपालन के 3 लाभ हो गए। यानी कि पशुओं को पालते हैं दूध वगैरह के लिए, बोझा ढोने के लिए, और फिर उनसे खाद, उनके मलमूत्र से खाद भी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 30वां, न्यूरॉन का चित्र है। आप ऐसे न्यूरॉन का चित्र ये अच्छे से बना सकते हैं। केंद्रक होता है, इसमें कोशिका काय होता है, ध्रुमिकाएँ होती हैं, और कोशिका काय होता है, तंत्रिकाक्ष तंत्रिका अंतिम सिरा होता है। न्यूरॉन का आप 2 नंबर में चित्र बना देना। अगला है आम लिखने हैं। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वसा में ऊतक है। तरल अधात्री संयोजित ऊतक रक्त हो गया। मस्तिष्क में स्थित जो है ऊतक होता है वो तंत्रिका ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ में दे रखा है भाई, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
और सरलोत्तर का जो कार्य होता है वो आधार्य पैकिंग है, सहारा देना है, लचीलापन लाना है और सुरक्षा प्रदान करना होता है। और इसमें जो इनका कार्य है वो जो है पानी और भोजन को पहुंचाना होता है। खनिज लवण भी आ जाएंगे पानी के साथ साथ। पैरेन्काइमा जो है इसमें पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाते हैं, इसमें जाइलम फ्लोमा आ जाते हैं। अब इनमें एक एक नंबर में क्या है, सेवन बंडल में कौन सा उत्तक है, जटिल स्थायी उत्तक होता है। त्वचा में है स्तरित शल्की एपिथेलियमी। और अस्थि कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। तो ये जो है 9th का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से देखना और देखना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो मैंने आपके लिए 3 अलग अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो हैं शॉर्ट्स में डाला था कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 90% वहीं से आया। बस न्यूमेरिकल जो है वो अलग है, और तो सारा जो है मेन क्वेश्चन जो लिखे थे उसी में से आया है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना है, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।